हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम अल्टरनेटिंग करंट को देखेंगे और अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो टॉपिक्स है पीक एंड आरएमएस वोल्टेज, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, ईडी करंट, रिएक्टेंस, इंपीडेंस, एलसीआर सीरीज सर्किट, रेजोनेंस, पावर इन एसी सर्किट, वाटलेस करंट, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। तो जो इसमें ये कलर वाले हैं वो आज टॉपिक्स पढ़ेंगे, है ना। बाकी टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और 2023 का जो हॉट टॉपिक्स थे वो क्या थे? रिएक्टेंस, इंपीडेंस, एलसीआर सर्किट। 2023 का लिए है था। अब 2024 में इस टॉपिक्स को वो नहीं छुएगा, बहुत मुश्किल से। 2023 में ये टॉपिक को छू चुके हैं तो अगले साल इस टॉपिक को छूने का चांसेस कम रहते हैं। प्रीवियस ईयर में ही कह रहे हैं वो चीजें छूने का चांसेस कम होते हैं नीट के अंदर, कम से कम, कि भाई टॉपिक बाई टॉपिक ईयर बाई ईयर चेंज होते रहते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट में तो अपने डेली लाइफ में अभी से कौन सा करंट पढ़ते आ रहे थे पहले? डीसी करंट। कौन सा करंट? डीसी करंट कहने का मतलब डीसी पावर होगा जो कौन सप्लाई करेगा? बैटरी। और ये टाइम के साथ इसका डायरेक्शन क्या रहेगा फ्लो का? कांस्टेंट। तो डीसी करंट कहने का मतलब फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज कांस्टेंट और सेम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ अगर करंट का डायरेक्शन क्या रहे? सेम रहे तो वैसे करंट को क्या बोलते हैं? डीसी करंट। और अल्टरनेटिंग करंट क्या हो जाएगा फिर? जो टाइम के साथ डायरेक्शन अपना चेंज करे। फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस विथ टाइम। टाइम के साथ अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एसी करंट। और अभी से डीसी करंट में क्या क्या पढ़ते आए? तो डीसी करंट में सबसे पहले हमने पढ़ा था रजिस्टर। जब बैटरी को रजिस्टर से जोड़े तब क्या होगा। नेक्स्ट पढ़े थे बैटरी को जब कैपेसिटर से जोड़े तब क्या होगा। और तीसरा क्या था? इंडक्टर। तो वैसे ही जैसे डीसी करंट में पढ़े थे वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे एसी करंट के अंदर, कि सबसे पहले अगर रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए तब क्या होगा। तो रजिस्टर के लिए जब एसी सोर्स के साथ कैपेसिटर को जोड़ लेंगे तब क्या घटनाएं घटेगी। और फिर इंडक्टर। और उसके बाद लास्ट का टॉपिक क्या? तीनों को जब कंबाइन करते हैं एक ही साथ तब क्या होने वाला है। तो अपने का आज का पहला टॉपिक क्या है? रजिस्टर के साथ एसी सोर्स को देखेंगे कि एसी वोल्टेज जब रजिस्टर को हम अप्लाई करते हैं तब क्या होने वाला है। तो मान लेते हैं एक सर्किट डिजाइन कर लेते हैं जिसके अंदर एक रजिस्टर लगा है आर रेजिस्टेंस का, और सोर्स लगा है एसी के लिए ऐसे लिखेंगे, है ना। और डीसी रहेगा तो बैटरी का साइन जैसा देते हैं। तो ये वोल्टेज सोर्स है। अल्टरनेटिंग करंट चेंज होता है तो वो कैसे? एज ए एसएचएम जैसा चेंज होता है। एसएचएम के लिए फंक्शन क्या यूज करते हैं? साइन फंक्शन। तो वीएम साइन ओमेगा टी। और ओमेगा क्या बताएगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और वीएम क्या होगा? पीक वोल्टेज। जैसे एम्पलीट्यूड होता था वैसे ही पीक वोल्टेज। और ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? वोल्टेज एट टाइम टी, किस समय कितना वोल्टेज उसको सप्लाई होने वाला है। अब इसके अंदर रेजिस्टेंस, तो ये क्या करेगा? करंट इसके अंदर फ्लो करेगा कि नहीं? तो करंट फ्लो करेगा तो वो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? वी वाई आर। तो आई जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वी अपॉन आर। और वी का वैल्यू कितना है? वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो आई इक्वल टू ऐसा लिख ले, वी एम अपॉन आर साइन ओमेगा टी। और वी एम बटे आर को हम लिख का एक मैग्नीट्यूड दे देते हैं आई एम साइन ओमेगा टी, फिर आई एम इक्वल टू
Vm अपॉन नहीं, अब दोनों को देखते हैं। V इक्वल टू क्या था, Vm साइन ओमेगा टी। करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितने का, 0 का। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 0। दोनों को बोल सकते हैं कि सेम फेज में चल रहा होगा। जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम होगा उसी समय करंट भी मैक्सिमम होगा, जिस समय वोल्टेज 0 होगा उसी समय करंट भी 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों क्या है, सेम फेज में। वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। और एसी की चीजों को फेजर डायग्राम आप जब एसएसएम पढ़ रहे होंगे तब पढ़े होंगे, तो एसी वाली चीजों को हम फेजर डायग्राम से शो करते हैं। और फेजर डायग्राम में हम क्या दिखाते हैं, करंट और वोल्टेज को एक साथ। तो मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम के बाद कितना एंगल चल चुका होगा, ओमेगा टी। तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, बड़ा एरो, कौन बता, आई एम बड़ा होगा कि वी एम बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड वाइज वी एम बड़ा होगा, क्योंकि आर से डिवाइड करे तो छोटा क्वांटिटी आएगा। जो बड़ा एरो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वोल्टेज वेक्टर के लिए, वेक्टर नहीं लिख साइन वोल्टेज, और यहां से एक छोटा सा वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आई को। ये फेजर डायग्राम किसके लिए हो गया, रजिस्टर जब कनेक्टेड है। ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइन फंक्शन। ये वाला प्रोजेक्शन इधर ले, ये कितना हो गया, पी एम साइन ओमेगा टी, आई है तो आई, और ये प्रोजेक्शन लेंगे तो पी एम साइन ओमेगा टी, और ये हमारे लिए क्या हो गया, थीटा कितना डिग्री, उससे रेफरेंस लाइन हमारे लिए होगी। ये क्या है हमारे लिए, रेफरेंस लाइन।
तो जैसे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी करंट में पढ़ते थे क्या ओम्स लॉ, वैसे ही यहाँ भी ओम्स लॉ आपको लगाना है हाल में, कैसा रजिस्टर रहे तब भी, कैपेसिटर रहे तब भी, इंडक्टर रहे तब भी, ओम्स लॉ को भूलना नहीं है। और यही वाला ओम्स लॉ से ही तो लिखा हुआ है एक। तो ओम्स लॉ हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो कैपेसिटर होगा, चाहे इंडक्टर होगा, चाहे रजिस्टर होगा, फिर चाहे सारे का कॉम्बिनेशन होगा, तब भी ओम्स लॉ वैलिड है। चलिए ग्राफ ड्रॉ कीजिए तो, V वर्सेस T और I वर्सेस T का, हाँ वोल्टेज वर्सेस टाइम, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। साइनसॉइडल आएगा तो कैसा आएगा देखो तो। एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है, नहीं अलग अलग करोगे तो कुछ इन्फ्रेंसेज वहां से नहीं निकाल सकते हो, सेम ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो वहां से कुछ इन्फ्रेंस निकलेगा, तो दिख भी रहा है यहाँ पे। हाँ तो इसमें बताइए कौन सा V है और कौन सा I। हाँ इसी इन्फ्रेंस को निकालना है ग्राफ के अंदर से। नोट डिनोट करो उसको, कौन सा V कौन सा I। नीचे से क्रॉस क्या है वो, आगे बढ़े। जब प्लॉटिंग करेंगे एक ग्राफ ऐसा आएगा, और एक है एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो ऐसा ही चलेगा, तो V और I इधर हो गया और इधर टाइम। जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा वो कौन सा है, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। जिसका एम्पलीट्यूड कम वो कौन सा, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। इच्छा हो तो बना लो, नहीं इच्छा नहीं बनाएंगे, बस देखने आनी चाहिए। तो यहाँ से आप बताकर देख सकते हैं कि ये एम्पलीट्यूड है V का और I का, दोनों में फर्क है। हम बोल सकते हैं कि वी एम इज ग्रेटर देन आई एम मैग्नीट्यूड वाइज। इसी में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आरएमएस और पीक चलता था वैसे इसमें भी होगा। तो करंट आरएमएस लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बताओ, मैक्सिमम बटे √2। वोल्टेज आरएमएस लिखना है तो बात का ध्यान रखेंगे हमेशा। इसके लिए पावर लिखे तो एवरेज पावर, एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर। तो पावर कैसे लिखते हैं, V इंटू आई, डीसी में लिख रहे थे पावर V इंटू आई ही लिख रहे थे ना, पावर इक्वल टू V इंटू आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। चलो तो आई स्क्वायर अगर आर लिखें तो आई का वैल्यू कितना है, आई एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू आर। इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे, आई एम स्क्वायर आर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी।
एवरेज चाहिए तो अपने को एवरेज लेना पड़ेगा, तो ये वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू, तो उसका एवरेज लेंगे तो क्या आएगा सेम, तो एवरेज वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू हाफ होता है तो क्या हो जाएगा 1/2 आई एम स्क्वायर इंटू आर। और यहीं से जब इसको डीसी से कंपेयर करते हैं तब ये चीजें निकल के आता है, व्हाइल कंपेयरिंग डीसी सोर्स, तो आई इसको लिख सकते हैं आई एम बाई रूट टू का स्क्वायर इंटू आर, इसी का नाम दे देते हैं आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। आई आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाता है आई एम बाई रूट टू। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर करके भी, और हाफ आई मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू आर करके एवरेज पावर लिख सकते हैं। अपने को क्या पता है कि साइन एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक चलता है, -1 से लेके, और यहाँ पर क्या लिखा है वी एम एक्स, तो कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, और एक्स की जगह हमारे लिए यहाँ क्या है ओमेगा टी, तो हम लिख सकते हैं -1 से बड़ा होगा साइन ओमेगा टी और वो एक से छोटा। अब इसके साथ क्या लगा हुआ वी एम साइन ओमेगा टी, तो वी एम कैसे आएगा, सारे में वी एम से मल्टीप्लाई कर दे, आ जाएगा -Vm से लेके Vm साइन ओमेगा टी से लेके Vm तक, और Vm साइन ओमेगा टी क्या V का वोल्ट, -Vm से लेके +Vm तक जाएगा। करंट होगा -Im से लेके +Im तक, और इसीलिए ये ग्राफ, ये वाला पार्ट हो गया आपका +Vm और ये वाला पार्ट हो गया -Vm। करंट की बात करें, ये वाला पार्ट हो गया अपने लिए +Im और ये, चलो लिखो क्या, हाँ, इसको लिख सकते हैं आई एम स्क्वायर बटे 2 लिखा हुआ, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो आई आर एम एस नहीं, इसको लिख सकते हैं आई एम बाई रूट टू का स्क्वायर, कि नहीं लिख सकते, और ऐसे लिखते हैं जब डीसी में आई स्क्वायर आर लिखते हैं, तो डीसी में चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं आरएमएस, आरएमएस वैल्यू होता है कांस्टेंट वैल्यू होता है, कांस्टेंट हमारे को करंट मिलना चालू हो गया, इसीलिए क्या आरएमएस और मैक्सिमम को ऐसे रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये सारी चीजें यहीं से निकल के आता है। तो आरएमएस वैल्यू है जो वो क्या है डीसी सोर्स का, अगर उसको हम डीसी में बदले तो हमें उतना वोल्टेज या करंट प्राप्त होगा, अगर वो अल्टरनेटिंग होगा तो मैक्सिमम पर फ्लक्चुएशन करता रहेगा। हाँ, तो उसको फेजर डायग्राम बोलते हैं हम लोग, उसमें क्या क्या रेजिस्टेंस का ग्राफ ऐसा कुछ नहीं, बस ये ग्राफ आपसे पूछे जाते हैं, साथ साथ में आपसे ये पूछा जाता है कि फेज में होंगे या नहीं, फेज डिफरेंस कितना होगा, कौन आगे कौन पीछे चल रहा होगा, तो रजिस्टर में कोई आगे कोई पीछे नहीं होता, सारे साथ साथ में चलते हैं। चलो, तो आरएमएस को अगर प्लॉटिंग करना होगा
करंट के लिए प्लॉटिंग करना चाह रहे हैं, तो करंट का ग्राफ ये, तो इसका इससे कम वैल्यू आएगा आरएमएस कि नहीं? तो आरएमएस अगर प्लॉट करेंगे करंट के लिए तो यहाँ पर कुछ आएगा, और ये कांस्टेंट लाइन, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? आई आर एम एस, और कांस्टेंट है तो इसकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं हो रहा, तो ये जो डीसी करंट हमारा जैसा काम करने लगेगा। और वोल्टेज को जब प्लॉट करेंगे, वोल्टेज से ऐसा वैल्यू का आएगा, ये आ जाएगा वी आर एम एस, वो डीसी बन गया। और डीसी में आपको आता है सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आप एसी को डीसी में कन्वर्ट करके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा, तो दिक्कत इसमें, एक क्वेश्चन करो तो। A standard filament lamp consumes 100 watt when connected to 200-volt AC main supply. The peak current through the bulb will be, हाँ, peak current, हाँ, करो जस्ट, आपको वोल्टेज दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, तो वहां से करंट नहीं निकलेगा क्या? करंट तो चाहिए अपने को, एक करंट निकल जाएगा तो दूसरा करंट उसको पीक में नहीं चेंज कर सकते। आई एम निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? आई आर एम एस, एक और फॉर्मूला होता, पावर इक्वल टू वी इंटू आई। हाँ, ऐसा देखिए, एक नोट डाउन यहाँ से करो, एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉइंटर लाइन को आप पढ़िएगा। एनसीईआरटी में होता है ना, एक समरी होता और एक उसके नीचे लाइन होता क्या, पॉइंट्स टू पॉन्डर का एक सीट बना रहता। तो उसमें आपको क्या बताएगा कि जब भी ऐसा मेंशन कुछ कहीं है, तो जो वोल्टेज हम लोग मेंशन करते हैं वो कौन सा मेंशन करते हैं? आरएमएस। कौन सा वोल्टेज? आरएमएस। तो जब भी गिवन वोल्टेज दिया हुआ रहे विदाउट इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? ट्रीट देम एज आरएमएस वोल्टेज। करंट भी ऐसे दिया हो तो इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान रखेंगे। तो वहां क्या दिया हुआ? पावर। तो पावर इक्वल टू सिंपल सा डीसी में क्या लिखते हैं? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, डीसी बना लिए। पावर कितना दिया हुआ? 100 इंटू वोल्टेज कितना दिया हुआ? 200 इंटू आई आर एम एस। तो आई आर एम एस का वैल्यू कितना आ गया? 1/2 एम्पियर। अब अपने को चाहिए क्या? पीक। तो अपने को मालूम है कि आई आर एम एस इक्वल टू क्या होगा? आई पीक या मैक्सिमम अपॉन √2। तो आई पीक कितना हो जाएगा? आई आर एम एस इंटू √2, 1/2 इंटू √2, कितना हो गया ये? 1/√2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √2/2 लिख सकते हैं इसको।
तो 1.414 डिवाइड बाई 2 0.707। तो इस बात को आप नोट डाउन अच्छे से कर लेना। हाँ, वी स्क्वायर बटे आर। तो आप सारी चीजें यूज कर सकते हैं यहाँ भी। पावर इक्वल टू, जो डीसी में यूज कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो सारे आरएमएस के साथ हैं, इक्वल टू आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर, और एक वी आरएमएस का स्क्वायर अपॉन, ये सारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पड़ते हैं, तो उसको अगर एसी में लिखना होगा तो आरएमएस से लिखेंगे। अगर इसको मैक्सिमम के फॉर्म में लिखना है तब कैसे लिखोगे? तो सारे क्या हो जाते हैं, वी मैक्सिमम आई मैक्सिमम अपॉन 2, ये हो जाता है आई एम स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर, और ये हो जाएगा वी एम स्क्वायर अपॉन 2 आर। और रेजिस्टेंस एसी और डीसी देखता नहीं है कि एसी रहेगा तो कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा और डीसी होगा तो कुछ और वैल्यू हो जाएगा। तो दिक्कत इसमें। नेक्स्ट, द पीक वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स इज इक्वल टू RMS value of AC source root 2 times the RMS value of AC source 1 by root 2 times the RMS value of AC source, value of voltage supplied to the circuit। हाँ, तो क्या लिखते हैं, वी आर एम एस इक्वल टू वी पीक अपॉन √2। तो वी पीक कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ वी आर एम एस। तो वैसे यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, द पीक करंट ऑफ द एसी सोर्स इज कॉल्ड क्या, द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सोर्स √2 टाइम्स द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सोर्स। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे बनाया जा सकता है, तो उस समय भी ऐसा ही होगा कि आई आर एम एस इक्वल टू आई पिक, या इसी को आई एम मैक्सिमम लिखते हैं अपॉन √2। तो यहाँ पीक वोल्टेज ना के आरएमएस वोल्टेज पूछ ले तब ऑप्शन ऐसा लिख सके, जहां जहां आरएमएस वहां क्या हो जाएगा, पीक। तो 4 क्वेश्चन तो यहीं से बन सकते हैं, 2 करंट के लिए 2 वोल्टेज के लिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं रजिस्टर के बाद, कौन सा, इंडक्टर। कि अब रजिस्टर हटा के अब सिंगली क्या कर, सिर्फ इंडक्टर हम लगा रहे हैं, तब क्या होने वाला है। और जो सोर्स हमारा वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी। तो सिर्फ इंडक्टर होगा तो सारा जो सोर्स का ईएमएफ होगा वो कौन लेके जाएगा, इंडक्टर। और इंडक्टर के लिए कैसे लिखते हैं ईएमएफ, ई इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, कि नहीं। और ई का वैल्यू कितना अपने पास, वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। यहां से कितना हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी डी टी इक्वल टू माइनस एल डी आई। इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने को आई करंट आ जाएगा कि नहीं। चलो इंटीग्रेशन करके बताओ क्या आ रहा है, आई इक्वल टू, तो वीएम का तो वीएम इधर रह जाएगा, इसके साथ एल भी लगा हुआ माइनस साइन के साथ, तो वीएम भी है, नीचे आ जाएगा ओमेगा, साइन का क्या होता, कॉस। हाँ, इंटीग्रेशन करते हैं तो डिवाइड करते हैं,
चलो बताओ, cos ओमेगा टी, तो आई इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वी एम अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, कि नहीं, और यहां से प्लस सी आएगा, है ना, डेफिनेट लगा, इंडेफिनिट इंडेफिनिट में प्लस कांस्टेंट आएगा और प्लस सी। इस सी को हम क्या कर लेते हैं, जीरो किसी कंडीशन में बना के कर ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास, आई इक्वल टू माइनस वी एम अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अब यहां से दिख रहा ओम्स लॉ जैसा, वी बटे आर, आई इक्वल टू, तो ये जो ओमेगा एल है इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस एक तरह का, तो इसको हम लोग बोल देते हैं एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा एल, तो इसको क्या लिख लेंगे, माइनस वी एम अपॉन एक्स एल कॉस ओमेगा। तो इस एक्सल का क्या नाम देंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका यूनिट क्या होगा, ओम। यूनिट क्या होता है, ओम। तो इसमें क्या दिख रहा है अपने को, वी एम साइन ओमेगा टी लिए थे, बट आई क्या आ रहा है, माइनस वी एम बटा एक्सएल कॉस ओमेगा टी। ये जो डिफरेंस देखना होगा, ये साइन के साथ चल रहा है और वो कॉस के साथ। साइन टी इक्वल टू जीरो पे जीरो होता, जबकि कॉस टी इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू दिखाता। तो इसका मतलब ये तो फेज में तो नहीं है, तो कितने का फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, पाई बाई टू। कैसे आएगा, तो जब इसको लिखेंगे यहां से तो क्या लिखेंगे, वी एम अपॉन एक्स एल, साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई, अब दोनों का फेज डिफरेंस लिख सकते हैं। यहाँ से छोटी छोटी बातें जो आती हैं, गलतियां करते हैं, वो क्या, क्वेश्चन लिखा हुआ फेज डिफरेंस ऑफ वी फ्रॉम आई, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है फेज डिफरेंस ऑफ करंट फ्रॉम वोल्टेज,
तो पहला करंट से देखना, तो करंट के फेज में से वोल्टेज के फेज को घटाएंगे। आई से पूछ रहे हैं, आई से कितना डिफरेंस है। इसका मतलब है यहां से दो चीजें, फ्रॉम वी से घटाएंगे तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिखेंगे। इसके लिए ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू क्या आएगा यहाँ पे, पाई बाई टू। और यहाँ क्या आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, तो क्या हो गया ये माइनस पाई बाई टू। एक में प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस होगा ना। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करने में समय नहीं लगता, तो आप गलती पाई बाई टू प्लस में याद रखोगे, बस क्वेश्चन को ध्यान देखना है कि किससे पूछ रहा आपने। देखते हैं, कौन देखो, v साइन ओमेगा टी है, करंट पीछे जा रहा है ना माइनस पाई बाई टू, v से देखे तो i से देखेंगे तो v आगे जाएगा। बस डायरेक्शन का सेंस यहां से देखते हैं, इसको लिख लिए ना, ये रहा फेजर अपना, ये क्या है, फेजर डायग्राम। क्या जी, हाँ, तो वोल्टेज क्या था, v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और i इक्वल टू क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो अगर देखें तो वोल्टेज से पीछे चल रहा है एंगल में माइनस पाई बाई टू, तो इसमें बोलना पड़ेगा क्या, अगर वोल्टेज से रेफरेंस लेते तो वोल्टेज आगे चल रहा है किससे, पाई बाई टू से। अगर करंट से बोलना चाहेंगे तो करंट पीछे चल रहा है वोल्टेज से कितना, पाई बाई टू। तो करंट के रेफरेंस में बोले पीछे चल रहा, तो लैगिंग कर रहा करंट। अगर करंट से हम रेफरेंस लेके चलेंगे तो वो आगे चल रहा, तो वही प्लस पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू डायरेक्शन का है, वैसे पाई बाई टू का ही है, बट एक आगे एक पीछे। हाँ, इंग्लिश की कमजोरी, ये वाला पार्ट ऐसे कर लो, प्लस प्लस पार्ट हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा कितना, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाई टू और वो प्लस पाई बाई टू। और ग्राफ प्लॉट करें तो वी टी इक्वल टू जीरो पे कहा, जीरो पे, जबकि करंट नेगेटिव साइड में, इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो कॉस साइन माइनस पाई बाई टू है, और साइन माइनस पाई बाई टू का वैल्यू माइनस वन, तो नीचे से स्टार्ट हो रहा। ये जो डॉटेड लाइन है ये किसका है,
करंट के लिए, और ये जो ब्लू लाइन है वो वोल्टेज के लिए। तो पीछे चल रहा है करंट अपना वोल्टेज से, तो वो आपको अब देखना होगा कि किससे हमसे पूछ रहा, कौन लैग कर रहा है और कौन आगे चल रहा। इक्वेशन हाँ दूसरा भी बदला जा सकता है जब आरएलसी सर्किट आएंगे। आरएलसी सर्किट में या तो फिर आपको ऐसा किया जा सकता है कि वीएम साइन ओमेगा टी ना लिख के वीएम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिख ले, तो कुछ भी थीटा लिखा जा सकता है, तो उसमें सारा कैलकुलेशन फिर करेंगे। वैसे यही वाले हैं खाली। और जब इसमें पावर लिखेंगे, फेजर डायग्राम, ग्राफ प्लॉटिंग, टाइम के रेस्पेक्ट में, जब पावर लिखेंगे एवरेज पावर, तो कैसे फिर से वैसे ही लिखेंगे, V इंटू आई, और V का वैल्यू कितना है, Vm साइन ओमेगा टी, और I का वैल्यू कितना है, माइनस Im कॉस ओमेगा टी। तो पावर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो क्या यूज करेंगे, मैग्नीट्यूड। तो कितना हो जाएगा, Vm Im साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर ले, 2 से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसको क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा। तो यहां से कितना आ जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ Vm Im साइन 2 ओमेगा। तो साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू कितना होता है, 0। क्यों ऐसा, ये वाला साइन ग्राफ दिख रहा, और वन टाइम पीरियड के लिए पूछ रहे हैं, तो वन टाइम पीरियड वहां पूरे, ये जितना प्लस में गया उतना ही ये माइनस में, तो टोटल एवरेज क्या हो गया, 0। तो साइन 2 ओमेगा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एवरेज 0। एवरेज पावर सप्लाइड कितना हो गया, 0। तो इंडक्टर के केस में करंट तो फ्लो कर रहा, तब भी पावर कंजम्पशन नहीं हो रहा। ओमेगा टी लिखा हुआ है, प्लस नहीं है, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई एम साइन ओमेगा कॉस ओमेगा टी। मैग्नीट्यूड लिखा हुआ, याद रखेंगे इंडक्टर को जब ऐड करेंगे तो एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर सप्लाई कितना आएगा, 0। कोई दिक्कत यहाँ तक। और यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, याद रखेंगे। ओमेगा क्या यहाँ पर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट जब कैपेसिटर को ऐड करें, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा, उसका बाद ओम्स लॉ। एवरेज पावर 0 आएगा ना, बाकी कैलकुलेशन तो आएगा ही, करंट कितना हो सकता है, वोल्टेज कितना हो सकता है। क्या आपको एल का वैल्यू कुछ दे दे इंडक्टेंस का, मेगा बता दे। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर ये वोल्टेज हम लगा रहे हैं कितना, Vm साइन ओमेगा टी, तो इसके क्रॉस कितना आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, इतना ही जितना बैटरी लगाए हमने एसी सोर्स के बराबर।
और इसका क्या कैसे लिखते हैं वोल्टेज, V इक्वल टू क्यू अपॉन सी। तो यहां से कितना चार्ज आएगा, Q इक्वल टू सी वी। सी V का वैल्यू कितना, वी एम साइन ओमेगा टी। ये Q इक्वल टू आ गया। अब अपने को चाहिए क्या, करंट। और करंट आता कैसे, डी क्यू बाई डी टी। तो कितना हो जाएगा, वी एम ओमेगा इंटू सी कॉस ओमेगा, जो कल देखे थे कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां पर जो करंट है कौन सा आएगा, कंडक्शन। कहां पे, सोचो। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस्ट। तो डी साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। डी कॉस थीटा डिवाइड बाई डी थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, डी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। हम्म, चलो देखो तो ये क्या है, खुद में डिक्रीजिंग फंक्शन है, डी आई रेट ऑफ करंट का चेंजिंग। जब यहां पर वो लगाओगे तो क्या लिख, ई एम, ई एम एफ किरचॉफ्स लूप लॉ, ई प्लस क्या लगाएंगे यहां से, माइनस एल डी आई बाई डी। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू डी आई अपना खुद से ही निगेटिव है, उसको कंसीडर करके पहले से ऐसे लिखा हुआ, ज्यादा है तो प्लस लगा लेंगे क्योंकि किरचॉफ्स लॉ से। बाकी सारे फिर वैसे ही हैं, किरचॉफ्स लॉ लगा के रखो, ये प्लस में कर लो, बाकी सेम आएंगे। किरचॉफ इंडक्टर के थ्रू कैसे लिखते हैं पोटेंशियल, माइनस एल डी आई बाई डी टी सही। और एक किरचॉफ्स लूप में यहाँ से चलना चालू करें तो ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। ई इक्वल टू कितना, प्लस एल डी बाई डी टी। अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं तो प्लस एल डी बाई डी टी कर लेंगे। तो प्लस एल डी बाई प्लस प्लस तो माइनस आएगा, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन वाला माइनस आ जाएगा, तो सारा माइनस में ही रहेगा। चलो इसमें करो, तो कितना आ गया यहाँ से, आई इक्वल टू वी एम डिवाइड बाई ओमेगा सी, ऐसे लिख ले, 1/ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी, लिख सकते हैं ऐसा। तो यहां से क्या दिख रहा है, V बटे R। 1/ओमेगा सी को एक और बना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहां से क्या हो जाएगा, I इक्वल टू वी एम अपॉन एक्स सी कॉस ओमेगा टी। इसको साइन के फंक्शन में लिखना है, तो एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई टू प्लस थीटा साइन के साथ
कॉस थीटा होता। तो यहां से आ गया अपने पास आई इक्वल टू वी एम अपॉन एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, वेयर आई एम कितना हो जाएगा वी एम अपॉन एक्स। चलो अगर यहां से ओमेगा को इंक्रीज करे तो क्या होगा, इधर देखो मैथ, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, ये क्या है कॉस थीटा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या है कॉस थीटा, है ना। अब दोनों तरफ माइनस लगा लो, तो इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो माइनस थीटा माइनस पाई बाई टू लिख सकते हैं। इस पाई बाई टू माइनस थीटा से माइनस कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा, थीटा पॉजिटिव में और पॉजिटिव वाला निगेटिव में, तो ये क्या लिखा गया। और आप जानते हो क्या, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस साइन, तो यहां से देखो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस पाई बाई टू, माइनस साइन दो चीजें ये वाली लिखेंगे, क्योंकि अपने को क्या चाहिए साइन ओमेगा टी है ना, और अपने को चाहिए साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी कैसे चाहिए अपने को पॉजिटिव वैल्यू, उसलिए तो साइन हमने ऐसा क्या लिखा था ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन माइनस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, ये कितना हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, इस प्रिंसिपल का यूज करके। और साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कितना आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी आया। तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू किसके बराबर होगा माइनस कॉस ओमेगा टी। ये दिख रहा, इससे माइनस साइन कॉमन लिए तो कोई दिक्कत इसमें नहीं, और साइन माइनस इस चीज को आप पूरा थीटा मान लो, इस चीज को, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा लिख लिए,
और माइनस साइन थीटा की जगह लिख लिया पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, और पाई बाई 2 माइनस का क्या होता है कॉस थीटा, और इस समय थीटा ओमेगा टी है तो माइनस कॉस ओमेगा टी। चलो यहाँ लिखो, तो इसमें क्या है डायरेक्ट अपने को दिख रहा कॉस में है, साइन का टेंशन नहीं है, सिंपल पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा यूज कर ले। वो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता था चार्ज। तो इसका फेजर ड्रॉ करेंगे, तो फेजर में क्या दिखा अपने को, V इक्वल टू क्या था, वी एम साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू क्या था, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ क्या दिख रहा, वोल्टेज से आगे कौन चल रहा, करंट, कितने से, पाई बाई 2 से, पाई बाई, ग्राफ देखेंगे वैसे ही, t इक्वल टू जीरो पे वोल्टेज क्या होगा जीरो, जबकि t इक्वल टू जीरो पे आई क्या होगा मैक्सिमम, तो t इक्वल टू जीरो यहाँ है, तो ये वाला मैक्सिमम अपने यहाँ बना करंट के लिए, और ये t इक्वल टू वी जीरो दिख गया। तो जो ब्लू लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा वोल्टेज को, और डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा करंट को। और इस केस में भी एवरेज पावर सप्लाइड कैपेसिटर के थ्रू कितना होगा जीरो। सेम प्रोसेस, जब एवरेज पावर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम कॉस ओमेगा टी, ये कितना हो जाएगा, वी एम आई एम टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और यहाँ 2 से डिवाइड कर दे, ये कितना हो जाएगा, वी एम आई एम साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू, और साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू कितना जीरो, तो एवरेज पावर कितना जीरो। चलो कोई दिक्कत इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, a 40 microfarad capacitor is connected to 200 volt 50 hertz AC supply. The RMS value of current in the circuit is,
तो जैसे ईएमआई में पढ़े थे वैसे ही चाहे डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण जो मैक्सिमम करंट लिख रहे थे वो पीक करंट आएगा। चलो देखो तो आई एम कैसे लिखेंगे, वी एम ओमेगा इंटू सी। ये क्या आर एम एस अपने पास, तो वी एम लिखेंगे क्या लिखेंगे √2 टाइम्स ऑफ 200 इंटू ओमेगा कैसे लिखेंगे 2 पाई एफ इंटू सी का वैल्यू कितना 40 माइक्रोफार्ड। ये कितना हो जाएगा √2 इंटू 200 इंटू 2 पाई इंटू 50 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻⁶। जब तक एंगुलर फ्रीक्वेंसी ना लिखे तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे, ऐसे सिंपल सा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। अब बताओ, ये कितना जाएगा 3 4 √2 इंटू 2 जा 4 5 जा 20 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁶ प्लस एक दो, तो एक और कर देते हैं इसको 2 इंटू 4 इंटू +1 √2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻⁻1। तो अपने को क्या चाहिए आई आर एम एस, आई आर एम एस क्या हो जाएगा Im/√2। तो आई एम हो गया √2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइड बाई इंटू 3.14 इंटू 3.14, तो 8 × 24 2.5। ऑप्शन नंबर
तो यहाँ से पाई एक साथ में था। चलो नेक्स्ट करें। A small signal voltage Vt equal to V naught sin omega t is applied across an ideal capacitor C. पहला ऑप्शन है करंट IT lags voltage Vt by 90 degree. Over a full cycle, the capacitor does not consume any energy from the voltage source. Current IT is in phase with voltage Vt. Current IT leads voltage Vt by 180 degree. कैपेसिटर है, करंट लैग्स वोल्टेज, तो करंट पीछे चल रहा है, Vt आगे। तो जब कैपेसिटर होता है तो अपने को क्या पता है, V इक्वल टू क्या होता है, Vm, या फेजर याद रखो। फेजर जब याद रखेंगे तो V अगर ऐसा है, इसके परपेंडिकुलर में I, और एवरेज पावर कंजप्शन कितना होता, 0। ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। आउट ऑफ फेज चलते हैं दोनों। तो इसमें मे भी पूछना होगा तो हाँ इंडक्टर करके पूछ ले क्वेश्चन। नेक्स्ट, the current IT in the inductance is varying with time according to the plot shown in figure. Which one of the following is correct variation of voltage with time in the coil? हाँ, और जो ऑप्शन तैयार किया हुआ है ब्रीफ पेपर में ही, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज तैयार किया हुआ है। हाँ, तो ईएमएफ कैसे लिखते हैं वोल्टेज के लिए, इंडक्टर के लिए, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो जीरो से पहले टी बाई टू तक जाएंगे, तो यहाँ पर डी आई बाई डी टी का स्लोप ही रिप्रेजेंट कराइए, तो कैसा है, पॉजिटिव। और यहाँ पे स्लोप कैसा है, डी आई बाई डी टी नेगेटिव। और ये स्ट्रेट लाइन है तो वैल्यू कैसा आएगा, कांस्टेंट। तो वैल्यू कांस्टेंट, तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है अपने को, सिर्फ ठीक। मतलब इस माइनस साइन के साथ वो नहीं जा रहा। तो अगर माइनस साइन के साथ जाएंगे तो पहले नेगेटिव बनेगा फिर पॉजिटिव। हाँ, तो अगर रियल इसका आंसर लिखे ना जाए तो ये ऐसा कुछ बनेगा। वी टी। नेक्स्ट, the instantaneous value of alternating current and voltage in a circuit are given as I equal to 1 by root 2 sin 100 pi t ampere and E equal to 1 by root 2 sin 100 pi t plus pi by 3 volt. The average power in watts consumed in the circuit. किसी का भी ऐसे दिया हुआ पावर कैसे लिखेंगे सोचो। इंडक्टर के केस में देखो क्या लिख रहे थे, एवरेज पावर, एवरेज पावर ऐसा आ रहा था, हाँ जी आई एम आई आई एम इंटू, और इसको अगर ऐसा लिख देते क्या दिक्कत है, कॉस फाई, फाई का मतलब फेज डिफरेंस। और इंडक्टर के केस में फेज डिफरेंस कितने का था, पाई बाई टू। कैपेसिटर में फेज डिफरेंस कितने का था, पाई बाई टू। तो कॉस फाइव, तो कॉस पाई बाई टू रखे तब भी एवरेज पावर जीरो। इंडक्टर के केस में भी, कैपेसिटर के केस में भी कॉस पाई बाई टू तभी एवरेज पावर जीरो। तो अगर सिंपल सा ऐसा दो इक्वेशन दे दें तब एवरेज पावर ऐसे लिख सकते हैं।
रजिस्टर के केस में भी लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 रजिस्टर, 5 क्या हो जाएगा, 0, 4 इंडक्टर, 5 पाई बाई 2, 4 कैपेसिटर, 5 क्या, पाई बाई 2। तो 5 का वैल्यू रख के देखिए तो एवरेज पावर 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसमें कितने का फेज डिफरेंस, 60। 5 का वैल्यू पाई बाई 3 रख लेंगे, सारे के लिए सेम दिखा तो, cos 5 सारे। एवरेज पावर देखो, कैपेसिटर के केस में 5 कितना था, पाई बाई 2, पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 कितना, 0। हाँ, अगर अलग ऐसा रहे तब ऐसे सोच सकते हो, जहां 5 लिख लेना क्या, फेज डिफरेंस, 5 फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। अगर RMS के रूप में लिखना है तो RF में लिखेंगे VRMS IRMS इंटू cos 5। VI GM लिख लो इसको, शिफ्ट M होगा। मैं पीक वोल्टेज, पीक करंट इंटू cos 5 डिवाइड बाई 2। इस केस में देखें, एवरेज पावर क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू VM, V मैक्सिमम कितना है, 1/√2 कितना है, 1/√2 इंटू फेज डिफरेंस कितने का, पाई बाई 3, और cos पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो कितना हो गया ये, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/8। ऑप्शन नंबर डी। चलो वैसे ही पूछ ले यहां से, ये पाई नहीं है, ये कितना दिया हुआ है, पाई/6, तब कितना आएगा एवरेज पावर, √3/, हाँ। तो उस केस में कैसे लिखेंगे, एवरेज पावर 1/2 इंटू VI/IM इंटू cos 6, ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 इंटू इसका वैल्यू √3/, 8 वाट का। कोई दिक्कत इसमें, नेक्स्ट। In AC circuit, an alternating voltage equal to 200√2 sin 100t volts is connected to a capacitor of capacity 1 microfarad. The RMS value of current.
तो आई मैक्सिमम कैसे लिखेंगे पहले, आई पीक टी एम इंटू ओमेगा इंटू सी, वी एम दिया हुआ 200 √2 इंटू ओमेगा कितना, साइन ओमेगा टी लिखते हैं, तो टी का कॉफिशिएंट ओमेगा, टी का वैल्यू कितना 1 × 10⁻, तो अपने को चाहिए आई आर एम एस, हो जाएगा आई पिक अपॉन √2 200 इंटू √2 इंटू 100 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 2 2 4, तो अपने को चाहिए 3, मिली में चाहिए तो 20, तो दिक्कत इसमें RMS value of potential difference भी shown in the figure is, क्या करते हैं इसमें, अपने को क्या चाहिए RMS भी RMS, तो RMS का मतलब क्या है, रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले लास्ट से करना चालू करते हैं, याद इस इंड तक आते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, तो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक देखते हैं, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन के अंदर, इस समय देखेंगे तो कितना V0 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा V0 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट का 0 का स्क्वायर बाई कितना टोटल टाइम t, V0 स्क्वायर इंटू बाई 2 टी तक, कितने इंटरवल के लिए V0 स्क्वायर है, t/2 के लिए V0 स्क्वायर इंटू t/2, ये कितना हो गया V0 स्क्वायर अपॉन नीचे, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले कितना जाएगा V0 अपॉन, ऑप्शन नंबर बी, लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर यही क्या करता, यहाँ भी पिचिंग कर देता है ऐसा, हाँ तो V0 स्क्वायर t/2 टाइम के लिए, फिर देखेंगे वो कितने के लिए, उसका स्क्वायर इंटू उसका टाइम डिवाइड बाई टोटल टाइम, आया ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर क्या होता, काम क्या है इसका, ट्रांसफार्मर का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, समझ सकते हैं ऐसा, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा ये, हाई टू लो, लो टू हाई, किस चीज का, एसी पावर का कि डीसी पावर का, एसी, तो ट्रांसफार्मर का यूज डीसी में हम कभी नहीं करते, इसके लिए यूज होगा ये हमेशा एसी पावर के लिए, तब हमारे पास क्या एसी में या तो वोल्टेज हो सकता या तो करंट हो सकता, तो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज या फिर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, तो ये होता कैसा बना हुआ, सेक्शन होते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करें, तो ये कोर हो गया इसका, तो इस साइड रह गया ये प्राइमरी, जो इनपुट का काम करेगा हमारा प्राइमरी कॉइल, जो यहाँ पर इनपुट लगाएंगे हम, और इधर क्या रहेगा अपना आउटपुट, और इसको कौन सा कॉइल, सेकेंडरी कॉइल बोल लेते हैं, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितना मान लेते हैं ns, और प्राइमरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं np, ये ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता हुआ दिख रहा, म्यूचुअल इंडक्शन, एक कॉइल के अंदर करंट इनपुट दे दूसरे कॉइल के अंदर आउटपुट आएगा अपने को, वर्क्स ऑन
प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज सोर्स डालेंगे, तो इसके क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा इसके अंदर। इसके अंदर ये हमेशा चेंज होते रह रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो इसके अंदर करंट होगा जो हम आउटपुट की तरह काम करेंगे। तो ये हम कैसा पढ़ते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर। और आइडियल ट्रांसफार्मर में हम मान के चलते हैं कि देयर इज नो एनी लॉस इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कि यहां से जितना फ्लक्स जनरेट होगा उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी जाएगा। तो यहां से जो इसका इक्वेशन आता है वो आता है एन एस डिवाइड बाई एन पी इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस फॉर 100% इफिशियंट ट्रांसफार्मर। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है, एन एस अपॉन एन पी इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। और इसमें ये भी मान के चलते हैं कि देयर इज नो एनी पावर लॉस, क्योंकि 100% क्या है, इफिशियंट है वो। तो इनपुट पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर। इनपुट पावर कैसे लिखेंगे, वोल्टेज और प्राइमरी कॉइल का करंट तो अगर एफिशिएंसी लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। वही जब 100% एफिशिएंट है तो पावर आउटपुट इक्वल टू पावर इनपुट हो जाएगा। तो आपसे दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एफिशिएंसी वेरी करके भी और 100% इफिशियंट के लिए। जब तक इफिशियंसी वेरी नहीं करेगा तब तक हम 100% इफिशियंसी पे वर्क करेंगे। तो पावर आउटपुट लिखेंगे वी एस इंटू आई एस अपॉन इनपुट लिखेंगे वी प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी।
और थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहो, पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि इंडक्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर का होगा। तो प्राइमरी कॉइल का इंडक्टेंस कुछ और होगा, सेकेंडरी कॉइल का इंडक्टेंस कुछ और होगा। तो हम लिखें एल पी अपॉन एल एस इक्वल टू एन पी स्क्वायर अपॉन एन एस स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एल पी अपॉन एल एस इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस, या तो फिर एन एस अपॉन एन पी इक्वल टू रूट ओवर एल एस अपॉन एल पी। तो इसके साथ आप एक और कंबाइन कर लीजिए, इसके साथ रेशियो में, रेशियो में वो लिख लेंगे रूट ओवर एल एस बाई एल पी। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स दे दे, किसी एक कॉइल का इंडक्टेंस दे दे, तो दूसरी कॉइल का इंडक्टेंस पता कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन करें। A 12 volt 6 watt lamp is connected to the secondary of a step down transformer whose primary is connected to AC mains of 220 volt. Assuming the transformer to be ideal, what is the current in primary winding? आइडियल मान रहे हैं ना, तो नो एनर्जी लॉस, क्योंकि पावर लॉस ही नहीं। तो आपको आउटपुट पावर मालूम है, तो इनपुट पावर लिख सकते हैं। कौन सा? तो यहाँ से अपने को क्या दिख रहा, पावर आउटपुट इक्वल टू पावर इनपुट। तो पावर आउटपुट कितना, 60 वाट का, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में लगा पड़ा, इक्वल टू पावर इनपुट कैसे लिखेंगे, वोल्टेज इनटू करंट। करंट कितना हो गया, 6/22, 3/11, 11 दूनी 22, 0 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कंडीशन बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन के साथ। करते हैं, कंडीशन तो लिखो पूरा, इसमें उसकी कोई जरूरत ही नहीं। तो रेशियो आपको पता है
बस रेशो से यूज कीजिए। कनेक्टेड टू एसी मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, प्राइमरी वोल्टेज दिया दिया इज मेड टू ऑपरेट 11 वोल्ट 44 वाट, इग्नोरिंग पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर, व्हाट इज द करंट इन प्राइमरी सर्किट। सोचो। हाँ, तो आउटपुट आपको दिया हुआ, तो पावर आउटपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनपुट पावर इनपुट, और पावर आउटपुट 44 वाट का है। इनपुट के लिए करें 220 इंटू करेंट, आई कितना हो गया 44 बाई 20, 10 टू 0.2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, a transformer having efficiency of 90% is working on 200 volt and 3 kilowatt power supply. If the current in the secondary coil is 6 ampere, the voltage across the secondary coil and current in the primary coil. कितना आ रहा, ये किसका है, ट्रांसफार्मर है जिसके बारे में आपको बता रखा है। तो ट्रांसफार्मर को क्या चाहिए, इनपुट पहले, तभी तो वो आउटपुट करेगा। हाँ, तो पहले वाली नहीं, इसके साथ क्या लिखा होगा। तो अपने को पावर इफिशिएंसी क्या होता है, इफिशिएंसी इक्वल टू पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट। इफिशिएंसी कितना है इसका 90%, इफिशिएंसी 0.9 लिख ले। पावर आउटपुट इनपुट इसको कितना मिल रहा है 3 किलो वाट का, तो 3000 वाट। पावर आउटपुट कितना दे रहा होगा ये 3000 इंटू 0.9, 2700 कि नहीं। और पावर आउटपुट कैसे लिखेंगे, Vs इंटू आई एस, और आई एस आपको दिया हुआ, तो वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, करंट इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल पावर आउटपुट। तो वी एस इंटू 6 इक्वल टू 2700। तो वी एस का वैल्यू कितना आ गया 6 चौक 24, 30, 450 वोल्ट। अब आपको क्या चाहिए, करंट इन में प्राइमरी कॉइल में। चलो निकालो तो उसको।
करंट इन प्राइमरी कॉइल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पावर इनपुट उसको कितना मिल रहा 3000 का, इन इसको लिखेंगे वी प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी, तो वी प्राइमरी कितना है 200 का, इंटू आई पी इक्वल टू 3000, आई पी कितना हो गया 15 एम्पियर का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा, बी। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट, द प्राइमरी of a transformer when connected to a DC battery of 10 volt draw a current of 1 milliampere. The number of turns of primary and secondary windings are 50 and 100. The voltage in secondary and current drawn by the circuit in secondary are. जैसे ही डीसी बैटरी आएगा तो जीरो वोल्टेज जीरो करंट, क्योंकि एसी पे काम करता है ये। तो ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन सी पावर और यहाँ पर क्या दिया, डीसी इनपुट डालें तो फ्लक्स कोई चेंजिंग आ ही नहीं रहा, तो ईएमएफ जनरेट होगा ही नहीं। E इक्वल टू क्या है डी फाई अपॉन, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो ईएमएफ कितना होगा जीरो, तो करंट भी क्योंकि ईएमएफ जनरेट नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर डी। बात का ध्यान रखेंगे कि एसी दे रहा है कि डीसी दे रहा। नेक्स्ट, 220 volts input is supplied to a transformer. The output circuit draws a current of 2 ampere at 440 volt. If the efficiency of transformer is 80%, the current drawn by primary winding of transformer is. तो अपने का एफिशिएंसी कितना देगा 80%, इफिशियंसी इक्वल टू लिखेंगे क्या, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, और ये 0.8 दिया हुआ ऊपर लिखेंगे वी एस आई एस अपॉन वीपी। अपने को क्या चाहिए वीपी आई पी इंटू 0.8 इक्वल टू क्या हो गया वी एस आई, डेटा पुट करेंगे तो प्राइमरी का वोल्टेज कितना है 220 इंटू आई पी पूछ रहा 0.8 इक्वल टू वी एस कितना 440 इंटू करेंट 2, ये 2 टाइम्स में, तो आई पी हो गया 4/0.80 5 एम्पियर। नेक्स्ट, the primary and secondary coil of a transformer having 50 and 1500 turns respectively, if the magnetic flux linked with primary coil is given by phi equal to phi naught plus 40, where phi is in Weber time second, phi naught constant, the output voltage across the secondary coil. तो अपने को क्या क्या दिया हुआ
नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स कितना 50, नंबर ऑफ सेकेंडरी, तो अपने को क्या है NS अपॉन NP इक्वल टू VS अपॉन VP। उसमें से पूछा अपने को प्राइमरी कॉइल के लिए फ्लक्स दे रखा, तो प्राइमरी कॉइल के लिए EMF कैसे लिखेंगे, डी फाई प्राइमरी अपॉन dt। तो डी फाई क्या करेंगे, क्या फाई नॉट कांस्टेंट वैल्यू तो 0, 40 का करेंगे तो 4, प्राइमरी में वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट का, तो NS हो गया 1500 इंटू NP हो गया 50 इक्वल टू VS अपॉन 4। तो VS इक्वल टू कितना हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट, our transformer is to light a 100 watt and one 10 volt lamp from a 220 volt mains if the main current is 0.5 ampere, the efficiency of transformer। कैसे है ये ट्रांसफॉर्मर लाइट करने के लिए यूज कर रहा है ट्रांसफॉर्मर, बीच में ट्रांसफॉर्मर उसको एक बाद में क्या बल्ब जला रहे हैं, उसका पावर दिया हुआ और वो कितने वोल्टेज पे काम करेगा वो दिया हुआ, किससे जला रहे हैं तो 220 वोल्ट का हमने सप्लाई दिया है ट्रांसफॉर्मर को। चलो तो पावर आउटपुट अपने को मालूम है 100 वाट का, तो पावर आउटपुट लिखेंगे 100 वाट, और अपने को पावर इनपुट चाहिए, तो उसके लिए वोल्टेज कितना दे रहे हैं 220 और करंट कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने पावर सप्लाई कर रहे हैं 1, और एफिशिएंसी निकालना, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा पावर आउटपुट डिवाइड बाई पावर इनपुट, परसेंटेज में करना है तो कितना हो गया 1011 99, तो 10 बचेगा, तो अप्रॉक्स 90 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड, बेट ऑफ ट्रांसफॉर्मर कम नहीं करना अपने को, तो क्या इसके एनर्जी लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसका कोर बनाते हैं, लैमिनेट कर देते हैं किसी मटेरियल से। नेक्स्ट, ईडी करंट आर प्रोड्यूस्ड कब, थ्योरेटिकल है वैसे ऐसे ही, इसीलिए मैंने क्वेश्चन बना के रखा है इसको। तो कोई कंडक्टर होगा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करवाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने से क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म लेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या आएगा पोटेंशियल, पोटेंशियल के कारण करंट, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा रहे हैं, चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सवेल इक्वेशन याद रखो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस इलेक्ट्रिक के कारण क्या आएगा पोटेंशियल लिख सकते हैं ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो क्या करंट हो जाएगा, और ये जो करंट आता है ट्रांसफार्मर के अंदर उसको हम लोग क्या बोल देते हैं
एडी करंट। और करंट किसी इंसुलेटर में तो बहेगा नहीं, तो क्या कंडक्टर रखना पड़ेगा, और कंडक्टर क्या होता है, मेटल। जो फाइनल पॉइंट है इसका, तो इसमें एक तो रजिस्टर पढ़ना है अपने को जब एसी के साथ करते हैं, तो दूसरा क्या है कि कैपेसिटर, और तीसरा इंडक्टर। तो रजिस्टर में अगर इनपुट V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी दे, तो करंट कितना आएगा, आई एम साइन ओमेगा टी, जहां आई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन आर। ये सेम इन फेज होते हैं सारे, इसमें का ना कोई आगे ना पीछे। ये एनर्जी का लॉस करेगा, इसमें पावर लॉस लिख सकते हैं एवरेज में। ये कितना हो जाएगा, हाफ आई एम स्क्वायर इंटू आर, या आई आर एम एस का स्क्वायर, वन बाई टू आई मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू आर, या तो फिर आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस कॉस फाइव। और इसके केस में फाइव कितना है, 0 डिग्री। वैसे कैपेसिटर के केस में V इक्वल टू अगर इनपुट वी एम साइन ओमेगा टी करें, आई जो आएगा वो आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और आई एम इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी एम अपॉन ओमेगा 1/ओमेगा c, एक्स सी ऐसे, और x इक्वल टू 1/ओमेगा c। इस केस में फेज डिफरेंस कितने का, पाई/2, तो एवरेज पावर 0। ये क्या है, 1/2 टाइम्स। चलो उसी तरह से इंडक्टर के केस में V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2, और यहाँ आई एम हो जाएगा क्या, वी एम अपॉन एक्सएल, और एक्सएल क्या हो जाएगा, ओमेगा एल। इस केस में फेज डिफरेंस पाई/2 का, तो एवरेज पावर और एक ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन स्टेप अप रह गया तुम लोग का। तो ट्रांसफार्मर का इक्वेशन क्या है, एन एस अपॉन एन पी इक्वल टू, तो एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और स्टेप अप करने का मतलब वी प्राइमरी इज लेस देन वी सेकेंडरी। इसका मतलब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, वी एस अपॉन वी पी इज ग्रेटर देन 1। इसका वैल्यू लिख सकते हैं ऐसा, एन एस अपॉन एन पी इज ग्रेटर देन 1, तो एन एस इज ग्रेटर देन, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल की तुलना में ज्यादा हो, तो वो ट्रांसफार्मर कैसा होगा, स्टेप अप। दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसमें क्या होगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो V प्राइमरी इज ग्रेटर देन, तो वी एस अपॉन वी पी क्या हो जाएगा, लेस देन 1, तो एन एस अपॉन एन पी इज लेस देन 1, तो एन एस इज लेस। कोई दिक्कत, कहीं कहीं इसको भूल लेता है एन एस बाई एन पी को, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, क्योंकि यही नंबर ऑफ टर्न शिफ्ट आएगा कि क्या हो रहा, किधर से किधर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और ट्रांसफार्मर किस पर बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे।
यही फाइनल क्रक्स ऑफ द चैप्टर है। और आज की क्लास यहीं क्या करें, थैंक यू।